नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। राजस्थान, रेगिस्तान, किलों और शूरवीरों की धरती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आज के इस चर्चा में हम राजस्थान के प्राचीन इतिहास को बिल्कुल नए नजरिए से खंगालने जा रहे हैं। हम पाषाण युग के आदि मानवों से लेकर उन महान राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक जाएंगे जिन्होंने इस भूमि को अपनी पहचान दी। हम तथ्यों, साक्ष्यों और कुछ बहुत ही पुरानी गुत्थियों को एक-एक करके सुलझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इतिहास के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन-किन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि राजस्थान नाम आखिर पड़ा कैसे। उसके बाद हम प्रागैतिहासिक पाषाण युग में चलेंगे। फिर बात करेंगे प्राचीन धातु युग की सभ्यताओं की। इसके बाद जनपदों का युग और अंत में समझेंगे राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े अलग-अलग ऐतिहासिक सिद्धांत। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ बसने वाले लोगों के इतिहास में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस विशाल जमीन को राजस्थान नाम मिला कैसे, एक पहचान का विकास कैसे हुआ। अब ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि 1949 से पहले राजस्थान नाम की कोई भी आधिकारिक भौगोलिक इकाई थी ही नहीं। जी हाँ, इस टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस इलाके के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। फिर लगभग 3 दशक बाद 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में इसे रायथान या राजस्थान कहा। और आखिरकार आज़ादी के बाद जब अलग-अलग रियासतों का एकीकरण हुआ, तब जाकर 30 मार्च 1949 को इसे आधिकारिक रूप से राजस्थान का नाम मिला। प्राचीन काल में इस पूरे प्रदेश का कोई एक नाम नहीं था। इस नक्शे पर नजर डालें तो पाएंगे कि पुराने साहित्यों और अभिलेखों में अलग-अलग इलाकों को वहां की भौगोलिक खासियत या वहां रहने वाली जातियों के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए जोधपुर और उसके आसपास के रेतीले इलाके को ऋग्वेद तक में मरु या धन्व कहा गया है, जो आगे चलकर मारवाड़ बन गया। ठीक इसी तरह बीकानेर और नागौर का इलाका जांगल देश कहलाता था। ये पुराने नाम असल में इस जमीन की विविधता की ही कहानी कहते हैं। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, लाखों साल पीछे। बात करते हैं प्रागैतिहासिक पाषाण युग के, जब इस इलाके में इंसान ने पहली बार अपने कदम जमाए थे। इंसानी विकास के इस पूरे सफर को हम 3 आसान चरणों में बांट सकते हैं। कल्पना कीजिए, जहां आज हमें दूर दूर तक रेत नजर आती है, हजारों साल पहले वहां सरस्वती और दृषद्वती जैसी नदियां बहा करती थीं। लूनी, बनास और चंबल जैसी नदी घाटियों के आसपास इंसानी बस्तियां फली फूली, क्योंकि वहां पानी भी था और भोजन भी। इन्हीं नदी घाटियों के किनारों से हमें पाषाण युग के इन तीनों चरणों के सबूत मिलते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इस इतने पुराने जमाने के बारे में पता कैसे चलता है? इसका जवाब है खुदाई में मिले औजार। 1870 में सीए हैकेट नाम के एक पुरातात्विक विद्वान को जयपुर और इंद्रगढ़ के पास पत्थर की एक कुल्हाड़ी या हैंडएक्स मिली थी। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। जैसे जैसे इंसान मध्य पाषाण काल तक पहुंचा, उसने और भी छोटे, हल्के और बेहद धारदार औजार बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। जैस्पर और एगेट जैसे पत्थरों से बने ये ब्लेड और पॉइंटर बताते हैं कि हमारे पूर्वज कितनी तेजी से नई तकनीक सीख रहे थे। पत्थरों के युग से बाहर निकलकर अब हम उस दौर में आते हैं जब इंसानों ने पहली बार धातुओं का जादू खोजा। प्राचीन धातु युग की सभ्यताएं, जहां तांबा, कांसा और लोहा इंसानी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। यहां हमने इस इलाके की 4 सबसे प्रमुख सभ्यताओं को एक साथ रखा है। एक बात जो इन सब में कॉमन है, वो ये कि ये सभी किसी न किसी नदी के किनारे बसी थीं। घग्गर नदी के पास कालीबंगा, जो हड़प्पा से भी पुराना है। आयड़ नदी के तट पर आहड़ सभ्यता, जो तांबे के औजारों का इतना बड़ा गढ़ थी कि लोग इसे ताम्रवती ही कहने लगे। कोठारी नदी के पास बागोर और कांतली नदी के पास बसी गणेश्वर सभ्यता। ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं हैं, बल्कि प्राचीन भारत के विकास की नींव हैं। अगर हम इन सभ्यताओं की तुलना करें तो पता चलता है कि हर किसी का अपना एक अलग रहन सहन था। कालीबंगा के लोग अपने घर धूप में पकाई गई कच्ची ईंटों से बनाते थे, और सबसे खास बात, वहां जुते हुए खेतों के सबूत मिले हैं, जो दुनिया भर में अपने आप में अनोखे हैं। दूसरी तरफ आहड़ सभ्यता के लोग धूप में सुखाई ईंटों के साथ साथ पत्थरों का भी खूब इस्तेमाल करते थे। उनकी पहचान उनके खास लाल और काले मिट्टी के बर्तनों और तांबे पर उनकी भारी निर्भरता से होती है।
खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो सचमुच होश उड़ा देती हैं। जरा सोचिए, कालीबंगा में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इतिहासकार इसे प्राचीन ब्रेन सर्जरी यानी मस्तिष्क शल्य चिकित्सा का सबूत मानते हैं। वहीं सबसे पुराने भूकंप के भी सुराग मिले हैं। बागोर में पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले। भीनमाल में तो खुदाई के दौरान रोमन बर्तन और यूनानी सुराहियां मिली। मतलब उस जमाने में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जोरों पर था। और टोंक के पास रेड में इतना लोहा मिला है कि उसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। 99%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सीकर के पास गणेश्वर सभ्यता में जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें तांबे की शुद्धता 99% तक है। आज से हजारों साल पहले इतनी सटीक तकनीक का होना एक बहुत बड़ा अजूबा है। इसी बेमिसाल हुनर के कारण गणेश्वर को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहां से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी बड़ी जगहों तक भेजा जाता था। धातुओं के युग के बाद समाज और राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। अब हम बढ़ते हैं जनपदों के युग की ओर। ये वो दौर था जिसकी गूंज हमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी सुनाई देती है। इस दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है मत्स्य जनपद। इसका जिक्र ऋग्वेद तक में मिलता है, जिससे इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाभारत काल में ये जनपद आज के जयपुर, अलवर और भरतपुर के इलाकों में फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। महाभारतों के मुताबिक ये वही जगह है जहां पांडवों ने अपना 1 साल का अज्ञातवास भेष बदलकर बिताया था। ये बात इस इलाके के इतिहास को सीधे हमारी पुरानी कथाओं से जोड़ देती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते राजनीतिक नक्शा तेजी से बदलने लगा। मत्स्य के अलावा कुरु और शूरसेन जैसे जनपद भी ताकतवर हो रहे थे, लेकिन आखिरकार बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को निगल लिया और मत्स्य जनपद को विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। यही वजह है कि आज भी विराटनगर, जिसे अब बैराट कहा जाता है, में मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। यहां मिली सबसे कीमती चीज है सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख, जो बौद्ध धर्म में उनके गहरे विश्वास का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। एक ऐसी ऐतिहासिक बहस जो आज तक जारी है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं से 12वीं सदी के बीच कई नए राजवंश उभरे, जिन्हें हम राजपूत कहते हैं। लेकिन ये आए कहां से? पहला सिद्धांत इन्हें सीधे वैदिक आर्यों से जोड़ता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैसे बड़े इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत असल में प्राचीन भारतीय क्षत्रियों के ही वंशज हैं। उनका तर्क है कि राजपूतों में जो अस्त्र शस्त्र की पूजा या घोड़ों की पूजा का रिवाज है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्राचीन आर्यों में हुआ करता था। दूसरा सिद्धांत थोड़ा पौराणिक है, जो इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण है। चंदबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया और उस अग्निकुंड से 4 योद्धा निकले। जाहिर है, आज के वैज्ञानिक दौर में कोई ये नहीं मानता कि इंसान सच में आग से पैदा हुए होंगे, लेकिन इतिहासकार इसे एक रूपक की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि शायद प्राचीन काल में कुछ विदेशी या स्थानीय कबीलों को एक शुद्धि यज्ञ के जरिए समाज के क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया गया होगा और उसी घटना ने इस कथा का रूप ले लिया। अकादमिक दुनिया में एक तीसरा बिल्कुल अलग नजरिया भी है। डॉक्टर D.R. भंडारकर जैसे विद्वानों ने कुछ पुराने शिलालेखों के आधार पर कहा है कि कुछ राजपूत वंश असल में ब्राह्मणों के वंशज थे। इसके पीछे सबसे बड़ा सबूत बिजोलिया शिलालेख को माना जाता है, जिसमें चौहानों के एक पूर्वज को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। हालांकि कई इतिहासकार इस बात से असहमत भी हैं, लेकिन ये तथ्य इस पूरी बहस को और भी रोचक बना देता है। और आखिर में आता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कर्नल जेम्स टॉड और V.S. स्मिथ जैसे पश्चिमी इतिहासकारों का मानना था कि जो शक और हूण जैसी विदेशी जातियां भारत पर हमला करने आईं, वो बाद में यहीं बस गईं और उन्हें ही बाद में क्षत्रिय मान लिया गया। उन्होंने दोनों की संस्कृतियों में कई समानताएं गिनाईं। कुल मिलाकर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि सच्चाई शायद इन सबका एक मिला जुला रूप है। कई अलग अलग जातियां समय के साथ आपस में घुल मिल गईं और उन्होंने पूरी तरह से भारतीय सभ्यता को अपना लिया। इस पूरे सफर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां प्रकृति ने कदम कदम पर इतनी कठोर चुनौतियां दी,
वहां पाषाण काल के आदि मानवों से लेकर महान सभ्यताओं और फिर शूरवीर राजवंशों का विकास बिना रोके कैसे चलता रहा, ये बात साबित करती है कि इस जमीन की मिट्टी में ही कुछ ऐसा जादू है जो अलग अलग धाराओं को समेटकर एक अटूट और शानदार विरासत में बदल देता है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस विश्लेषण ने प्राचीन इतिहास को लेकर आपकी उत्सुकता तो और बढ़ाया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।